दोस्त ये तस्वीरें देखिए, हाल ही में ट्रेंड में आई तस्वीरें हैं ये। हर कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, व्हाट्सएप स्टेटस में, हर जगह अपने फोटोज को ऐसे कन्वर्ट करके पोस्ट कर रहा है। हर जगह इन्हीं तस्वीरों का बोलबाला, मूवी के पोस्टर्स इन्हीं तस्वीरों में दिखाए जा रहे हैं। मगर ये है क्या? कुछ ही समय पहले ओपन एआई ने एक एआई इमेज फीचर लॉन्च किया जो स्टूडियो गिबली के एनिमेशन स्टाइल को कॉपी कर सकता है। सोशल मीडिया पर लोग गिबलीफाइंग ट्रेंड को पसंद कर रहे हैं, जिसमें एआई से गिबली स्टाइल में नए इमेजेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या तुझे पता है कि ये स्टूडियो गिबली है क्या चीज? स्टूडियो गिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरत और इमोशनल एनिमेटेड फिल्में बनाने के लिए मशहूर है। ये स्टूडियो 1985 में हायाओ मियाजाकी, इशाओ टाकाहाटा और टोशियो सुजुकी ने मिलकर शुरू किया था। स्टूडियो गिबली की फिल्में सिर्फ एनिमेशन मास्टरपीसेस ही नहीं बल्कि गहरे इमोशंस, सुंदर कहानियों और बेहतरीन विजुअल्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन होती है। ये सिर्फ एक एनिमेशन स्टूडियो नहीं बल्कि सपनों और इमोशंस का एक अलग ही दुनिया है। लेकिन इस स्टूडियो की सफलता के पीछे एक लंबी कहानी है, संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने की एक जबरदस्त कहानी। 1985 में हायाओ मियाजाकी और इशाओ टाकाहाटा ने एक सपना देखा, एक ऐसे एनिमेशन स्टूडियो का जो बस बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए कहानियां बनाए। जापान में उस समय ज्यादातर लोग डिज्नी या दूसरे बड़े स्टूडियोज के कार्टून ही देखना पसंद करते थे। बहुत लोगों ने कहा कि प्योर जापानीज एनिमेशन स्टूडियो ये तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन मियाजाकी और टाकाहाटा को भरोसा था कि अगर कहानी अच्छी हो, इमोशंस सच्चे हो तो लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। उन्होंने प्रोड्यूसर टोशियो सुजुकी के साथ मिलकर स्टूडियो गिबली की नींव का पहला पत्थर रखा। गिबली एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब है तेज गर्म हवा, जो नए बदलाव का संकेत देता है। स्टूडियो गिबली का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था माय नेबर टोटोरो, एक ऐसी कहानी जो बचपन की मासूमियत और दोस्ती का एहसास दिलाती है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पहले लोग बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि ना इसमें एक्शन था और ना ही कोई विलन। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने टोटोरो और उसके जादू को महसूस किया। आज टोटोरो स्टूडियो गिबली का मैस्कॉट यानी सबसे बड़ा पहचान बन चुका है। जब गिबली नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था तब रास्ते में कई चुनौतियां भी आई। गिबली के फाउंडर्स चाहते थे कि उनकी फिल्में बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज की बनी रहे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था। कई बार स्टूडियो बंद होने की नौबत तक आ गई थी। 1990s में डिज्नी और पिक्सार जैसे बड़े स्टूडियोज दुनिया भर में छाए हुए थे। गिबली को अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल। पहले तो गिबली सिर्फ जापान में ही पॉपुलर था, उनका स्टाइल हॉलीवुड से बिल्कुल अलग था और इसी वजह से दुनिया भर में लोगों तक पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लगा। लेकिन फिर एक फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2001 में स्टूडियो गिबली ने स्पिरिटेड अवे बनाई, जो एक छोटी लड़की चिहिरो की कहानी थी जो एक अजब-ओ-गरीब दुनिया में खो जाती है। ये फिल्म इतनी शानदार थी कि हॉलीवुड में भी इसका जादू चल गया। पहली बार किसी जापानीज एनिमेटेड फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर अवार्ड मिला। इस फिल्म में सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को गिबली का फैन बना डाला। आज स्टूडियो गिबली दुनिया के सबसे क्रिएटिव एनिमेशन स्टूडियोज में से एक है। इसने कई जबरदस्त फिल्में दी हैं, जैसे 2004 की हाउस मूविंग कासल, 2008 की पोनियो, 2013 की द विंड राइजेस एंड 2023 की द बॉय एंड द हेरा। मियाजाकी साहब ने कई बार रिटायरमेंट लेने की भी सोची, लेकिन उनका प्यार एनिमेशन के लिए हर बार उन्हें वापस लाता है। स्टूडियो गिबली की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर अपने सपने सच्चे हैं तो दुनिया एक दिन तुम्हारी मेहनत को पहचान जरूर देगी। मुश्किलें आएंगी, लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन अगर तू अपने काम में सच्चा है तो सफलता तेरे कदम। तो अगर तेरा भी कोई सपना है तो गिबली की तरह मेहनत कर, हिम्मत मत हार, एक दिन तेरी कहानी पूरी दुनिया सुनी। मगर क्या वाकई स्टूडियो गिबली तो आज कामयाब हो गया, पर तेरा क्या होगा कालिया? तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये शब्द सुनते ही तेरे अंदर एक आग लगनी चाहिए, पर तू उस आग को खुद ही बुझा रहा है। आंखों में जो चमक होनी चाहिए सपने देखने वाले इंसान की, वो चमक तो तेरे अंदर कब की खत्म हो चुकी है। समझ नहीं आता तुझमें इतनी बेशर्मी कहां से आ गई। हर रोज अपने सपनों को मार रहा है तू, अपनी खुद की छोटी सोच के नीचे खुद को दबा के रख रहा है तू, और फिर सोचता है कि एक दिन तू अपने आप ही कुछ न कुछ बन जाएगा। बेवकूफ है तू। महात्मा गांधी ने कहा है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य तेरे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। अरे तेरे अंदर वो जुनून कहाँ है जो एक विनर बनने के लिए जरूरी है? ये क्या सोच है कि कल से शुरू करूंगा, या भी टाइम नहीं है? ऐसे लोग जो कल पे जीते हैं उनका आज कभी आता ही नहीं। ये तस्वीर गौर से देख, इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि आदमी एक जगह पर कैद है और उस जगह से बाहर निकलने के लिए एक सीढ़ी भी है उसके पास। अगर वो इस सीढ़ी पर चढ़ने की मेहनत करे तो हो सकता है 1-2 दिन लगे, हो सकता है फिसलने का डर भी हो और आखिरकार वो उस जगह से आजाद हो सकता है। लेकिन वो क्या करता है? वो ना तो मेहनत करता है ना ही रिस्क लेता है, बल्कि उसी सीढ़ी को तोड़कर वहां जीने के लिए, अपने ठंड से बचने के लिए उन्हें जलाकर हाथ सेकता है। अपने आज के आराम के लिए अपने भविष्य को मत जला। तू जानता है दुनिया में कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं? उनमें से न जाने कितने लोग होंगे जो इस वक्त भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, जब तू यहाँ बैठा है और बैठकर टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी के मकसद को समझ नहीं पाते, जो दिन भर बस बातें बनाते हैं, कभी कुछ करते नहीं, वो बस दुनिया में भटकने के लिए ही बने, और तू भी उन्हीं में से एक बन रहा है। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने तब तक सच नहीं होते जब तक इंसान उनके लिए मेहनत नहीं करता। तू चाहता है ये दुनिया तुझे पहचाने, ये लोग तुझे इज्जत दे, पर तू खुद को इज्जत देना तो भूल ही गया है। खुद अपने सपने को इज्जत देना तो भूल ही गया है। तो अपने वक्त का एक एक पल बर्बाद कर रहा है। तुझे लगता है कि सब कुछ तेरे हिसाब से हो जाएगा, पर दुनिया किसी के हिसाब से नहीं चलती। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सपने को जान लगाकर सच करते हैं, और दूसरे वो जो अपने सपनों को बस सपनों में ही जी पाते हैं। अब तू खुद बता, तू इनमें से कौन? मेलेनी पर्किंस, कैनवा की फाउंडर, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक लड़की। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी में था। जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी तब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखने में बहुत दिक्कत होती है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होते थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टूल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो ये सबके लिए
डिजाइनिंग का काम आसान कर दे। इसलिए उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड क्लिफ ओब्रेट के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था फ्यूजन बुक्स। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसमें स्कूल ईयर बुक्स डिजाइन किए जा सकते थे। ईयर बुक्स अपनी मेमोरीज लिखकर कैद करते हैं और बाद में उन्हीं पन्नों को पलटकर अपने पिछले लम्हों को फिर से जीते हैं। इन किताबों के खूबसूरत डिजाइनिंग के लिए ही बना था फ्यूजन बुक्स। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था जो काफी सफल रहा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था जितना मेलेनी सोच रही थी। मेलेनी को इससे भी कुछ बहुत बड़ा करना था। फ्यूजन बुक्स की सफलता के बाद मेलेनी ने सोचा कि एक और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सिर्फ ईयर बुक्स के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के डिजाइन के लिए यूज हो सके, चाहे वो यूट्यूब का थंबनेल हो, चाहे कोई पोस्टर डिजाइनिंग या चाहे कोई मूवी का बैनर हो। इसी आइडिया के साथ उन्होंने कैनवा की शुरुआत का प्लान बनाया, लेकिन इसके बाद भी रास्ता इतना आसान नहीं था। जब वो इन्वेस्टर के पास फंडिंग मांगने गई तो हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला, नहीं। मेलेनी और क्लिफ ने लगातार नए नए इन्वेस्टर्स से मिलने की कोशिश की, नए नए प्रेजेंटेशंस बनाए, अपनी पिच और ज्यादा इंप्रूव की, पर फिर भी हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को का सफर सिर्फ एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए तय किया था, लेकिन जब वो उससे मिले तो उसने सिर्फ 2 मिनट बाद ही उन्हें मना कर दिया। ऐसा ही सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि लगभग 100 इन्वेस्टर्स के साथ भी यही हुआ। लगभग 100 इन्वेस्टर्स ने एक के बाद एक उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टर्स का यह कहना था कि यह आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, डिजाइन इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मार्केट में इसका ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन हर रिजेक्शन के बाद भी मेलेनी और क्लिफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन्वेस्टर्स के फीडबैक पर काम किया, अपनी स्ट्रेटेजी सुधारी और नए नए ज्यादा बेहतर तरीके ढूंढे। लाखों बार नहीं सुनने के बाद भी मेलेनी अपने विजन पर बनी रही। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एंजल इन्वेस्टर बिल ताई से हुई, जो उनके जुनून और डेडिकेशन से प्रभावित हुए। बिल ताई ने उन्हें नए इन्वेस्टर से मिलने का मौका दिया और धीरे धीरे उन्हें फंडिंग भी मिलनी शुरू हुई। फाइनली 2013 में कैनवा लॉन्च हुआ और उसके बाद ये ऐसा चला कि दुनिया देखती रह गई। आज कैनवा एक $multi-billion कंपनी है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स अपनी डिजाइनिंग के लिए करते हैं। आज मेलेनी पर्किंस दुनिया की सबसे कम उम्र की सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। लेकिन अगर वो कैनवा की जीत से पहले ही मेहनत से डरकर पीछे हट जाती या आलस में बैठी रहती और अपने आप को सुधारती ही नहीं, तो क्या वो आज वहां पहुंच पाती? बिल ताई भी आखिर में उसे तभी मिला जब उसने लगातार इतने रिजेक्शंस के बाद भी हार नहीं मानी, डटी रही, आगे बढ़ती रही। किस्मत से उसे बिल ताई मिला जरूर, लेकिन अगर वो नहीं भी मिलता तब भी वो इसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ती रहती। लेकिन तुझे लगता है कि एक दिन कोई ऐसे ही आएगा और तेरे लिए सब कुछ बदल कर रख देगा, तू बस घर में सोता रहेगा और तेरी किस्मत अपने आप ही पलट जाएगी। ये जो सोच है ना दोस्त, ये सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं आएगा तेरे सपनों को पूरा करने। तुझे खुद उठना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को बदलना पड़ेगा। अगर तू अभी भी इंतजार कर रहा है किसी दूसरे के आने का तो तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ज़िग ज़िगलार ने कहा है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तुझे शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, मगर महान बनने के लिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तुझे क्या लगता है अगर तू तैयारी नहीं करेगा दुनिया तुझे ऐसे ही मौका दे देगी? अरे इस दुनिया में ऐसे लोगों की लाइन लगी हुई है जो तेरी जगह को हड़पने के लिए तैयार बैठे। तो ये दुनिया तुझे मौका क्यों दे? तुझे हारते हुए देखकर किसी को दुख नहीं होने वाला, सबको बस तेरा मजाक उड़ाते हुए मजा आएगा। लोग बस इतना ही करते हैं, कमजोर को और नीचा दिखाते हैं और जो हारता है उसकी बेइज्जती करते हैं। तू चाहता है कि ये लोग तेरी तरफ हाथ बढ़ाएं, पर अगर तू खुद ही खुद पे भरोसा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तेरे पास हर दिन एक मौका होता है पर तू अपने आलस में वो मौका खो देता है। यह हर दिन तुझे 24 घंटे तोहफे में देती है मगर तू हर दिन उन्हें बर्बाद कर देता है। तेरे सपने इतने कमजोर हैं कि तू उन्हें बस 1-2 घंटे की एक्स्ट्रा नींद के लिए कुर्बान कर देता है। अगर हाँ तो ये मान ले कि तू कभी कुछ नहीं बन पाए। लायनल मेसी का नाम आज दुनिया भर में फुटबॉल का एक महान खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण उसकी कड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग उसके फुटबॉल के पैशन की इज्जत करते हैं। एक वक्त की बात है जब लायनल मेसी एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे और बीच फंक्शन में किसी वजह से वो भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर अपने आंसुओं को पोंछने के लिए पास ही में पड़ा हुआ एक टिश्यू पेपर उठाया उन्होंने और अपने आंसुओं को पोंछकर टिश्यू पेपर को साइड में रख दिया। फंक्शन खत्म हुआ और मेसी उस टिश्यू पेपर को वहीं छोड़कर वहां से निकल गए। फंक्शन खत्म होने के बाद उस टिश्यू पेपर का ऑक्शन हुआ। उस आंसू पूछे हुए टिश्यू पेपर की बोली लगी और 9 करोड़ में वो कागज का टुकड़ा बिका। वो 9 करोड़ उस कागज के टुकड़े की वैल्यू नहीं थी, ना ही लायनल मेसी के आंसुओं की वैल्यू थी। वो 9 करोड़ लायनल मेसी के इतने सालों की मेहनत की वैल्यू। एक तरफ एक कामयाब इंसान आंसू पूछ के टिश्यू पेपर छोड़ देता है और वो 9 करोड़ में बिकता है, वही दूसरी ओर न जाने कितने नाकामयाब लोग ऐसे ही घुट घुट कर गरीबी और भूखमरी में मर जाते हैं और कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं। इसीलिए अगर दुनिया में इज्जत पाना तो कामयाब होना बहुत जरूरी है। तो अपने सपनों से भाग रहा है, लेकिन भाग कर तू जाएगा कहाँ? क्या तुझे पता है जो लोग मेहनत से भागते हैं उनका अंजाम क्या होता है? उनकी जिंदगी हमेशा अफसोस से भरी होती है, क्योंकि जब वक्त था तब वो सो रहे थे। ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने सपने पूरे ना करने का दुख लेकर जीते हैं। कुछ करना है तो आप कर, तुझे खुद को उठाना होगा। तेरा सपना तेरे उठने का इंतजार नहीं करेगा। सपने देखने का आखिर मतलब क्या है अगर तूने सच करने के लिए लड़ेगा नहीं? सपने वो नहीं जो रातों को बंद आंखों में देखे जाए, नींद में देखे जाए। सपने तो वो होते हैं जो रातों की नींदें उड़ा कर रख देते हैं, जो रोज तुझे सुबह उठने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे सपने अगर तुझे सुबह उठने की वजह नहीं दे रहे हैं तो उन सपनों में कोई दम ही नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सबसे पावरफुल क्वालिटी क्या है। ये सवाल सुनते ही क्रिस्टियानो ने बिना कुछ सोचे कहा, आई जस्ट शो अप एवरी सिंगल टाइम। मतलब कि मैं आऊंगा, चाहे बॉडी में पेन हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, मैं जरूर आऊंगा और अपना काम करके दिखाऊंगा। ये है डिसिप्लिन। और ये सिर्फ बातें नहीं है, रोनाल्डो ने ये साबित भी किया है। 8 जनवरी 2009 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। सुबह 10:20 को जब वो अपनी फरारी 599 GTV फरानो कार से
ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तब उनकी कार का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट मैनचेस्टर एयरपोर्ट के पास एक टनल में हुआ जिसमें उनकी कार एक बैरियर से जा टकराई और बुरी तरह डैमेज हो गई। फेरारी के कई हिस्सों के परखच्चे उड़ चुके थे और देखने वालों को लगा कि शायद रोनाल्डो को बहुत चोट लगी होगी, शायद आज मैच कैंसिल हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से रोनाल्डो को ज्यादा चोट नहीं आई थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंचे, लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब रोनाल्डो बिना किसी टेंशन के वहां से निकले और सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे। जब किसी का इतना सीरियस एक्सीडेंट होता है तो आदमी छुट्टी ले लेता है या कम से कम एक दिन आराम करता है। ये सोचता है कि शायद आज दिन खराब है, आज रुक जाता, आज नहीं जाता। लोग थोड़ी सी धूप होती है रुक जाते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है घर में घुस जाते हैं। लेकिन रोनाल्डो के लिए फुटबॉल एक जुनून है, एक ऑब्सेशन। उन्होंने सिर्फ 40 मिनट के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचकर प्रैक्टिस शुरू कर दी, वो भी बिना किसी टेंशन या डर के। उस दिन के बाद लोगों को रोनाल्डो की मेंटालिटी और उनका कमिटमेंट साफ समझ में आ गया। वो सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर ही नहीं बल्कि एक योद्धा है जो कभी हार नहीं मानते। यही है हाई अचीवर्स की क्वालिटी कि वो कभी बहाने नहीं मारते। हमें सिर्फ उनका बाहर का ग्लैमर दिखता है और हमें लगता है कि क्या किस्मत है। नहीं दोस्त, किस्मत नहीं, मेहनत है जो दिखती नहीं। ये दुनिया काफी बड़ी है और ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए बड़ी है जो अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। तेरे जैसा जो अपने सपनों को खुद से दूर हो जाने देता है, ये दुनिया उससे चबा जाएगी, साबुत निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन, तू भी और तेरे सपने भी। अगर तू आज नहीं जागेगा। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, ये बस शुरुआत। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है जब तू अपने सपने को जीने लगता है। पर तू तो अपने सपनों को देख के ही संतुष्ट हो गया, ऐसे नहीं होता कुछ। तो स्टीव मार्बोली ने कहा है, टेक एक्शन, एन इंच ऑफ मूवमेंट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स देन अ माइल ऑफ इंटेंशन। बस एक इंच का कदम उठाना, बस बैठकर सोचने से कहीं ज्यादा तुझे अपने सपनों के करीब ले जाएगा। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तू अपने हदों को तोड़ता है, अपने आलस को छोड़ता है और अपने दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। जो लोग दर्द से डरते हैं वो कभी कुछ नहीं पाते। तेरे सपने तेरे सुकून से बढ़कर होने चाहिए। जब तक तू खुद को इस दर्द के लिए तैयार नहीं करेगा तब तक तू कुछ नहीं बन पाएगा। समझ ले, ये दुनिया तुझे तभी इज्जत देगी जब तू खुद को इज्जत देना शुरू करेगा। खुद के लिए वक्त निकाल, अपनी लाइफ का एक क्लियर गोल बना और उसके लिए दिन रात एक कर दे। अब फैसला तेरा है। बहादुरी का मतलब ताकत होना नहीं होता, बल्कि बहादुरी तो वो होती है जब तू तब भी आगे बढ़ता है जब ताकत खत्म हो जाए।